देखिए, अहम बात यह है कि जिस तरह से हमने देखा पिछले 13 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, केंद्र सरकार की अलग अलग एजेंसीज, बीआरओ, आर्मी और इसके साथ साथ फॉरेन एक्सपर्ट्स भी एक साथ ग्राउंड पे बने हुए हैं। इसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं पीएमओ खुद मॉनिटर कर रहा है इस पूरे रेस्क्यू अभियान को, मिशन जिंदगी जो है उसको, और इसकी वजह से आपको जो कोऑर्डिनेशन पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है वो बहुत बेहतरीन है। इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। अंकित हैं जो हम देहरादून और उत्तराखंड की राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं, और इसके साथ साथ ओमकार बहुगुणा हैं जो उत्तरकाशी के टेरेन को समझते हैं और हमारे सहयोगी हैं। सबसे पहले ओमकार, आपसे हम समझना चाहेंगे, जिस टेरेन में हम हैं, हमने देखा कई दिनों से लगातार जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि उत्तरकाशी बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है। यहाँ हिमालय का जो रेंज है बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है कि क्या क्या चैलेंजेस थ्रो अप करेगा। तो ये जो टनल बन रहा है पीछे, एक तो इसको बनाने की क्या जरूरत पड़ रही थी, और क्या ये एरिया जो है यहाँ लैंडस्लाइड होना, इस तरह के खतरे होना आम है, या फिर ये यूनिक इंस्टेंस है? देखिए अमित, विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला ये क्षेत्र है और उत्तराखंड की राज्य की जो आर्थिकी है वो चार धाम पर टिकी हुई है। उत्तरकाशी की यदि हम बात करें तो उत्तरकाशी में अपने दो धाम हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री। इन दोनों से भी काफी अच्छा जो चार धाम यात्रा व्यवसाय है वो चलता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई कि ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के द्वारा जो है दोनों की कनेक्टिविटी बहुत बेहतर की जाए, उसी के उद्देश्य से एक तरफ तो जो है गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया और साथ में जो है यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का भी 22 किलोमीटर के आसपास निर्माण हो चुका है। इसी कड़ी में एक ये टनल, जिस स्थान पर अभी हम सिलक्यारा में खड़े हैं, यहाँ से काफी दूरी ऊंचाई से होकर के हमको जाना पड़ता था, और जो शीतकाल होता है, शीतकाल में स्नोफॉल काफी हो जाता है। इस वजह से राड़ी जो स्पेसिफिक एक प्लेस है वो काफी दिन तक जो है बंद रहता है जब तक स्नो को हटा नहीं दिया जाता। तो ये सुगमता को देखते हुए इसका निर्माण, टनल का निर्माण होना जरूरी था, क्योंकि 4.5 किलोमीटर से बड़कोट की जो 30 किलोमीटर की दूरी है उसमें 1.5 घंटे लग जाते हैं, बहुत खतरनाक भी है। जी जी बिल्कुल, वो बहुत डेंजर भी है और साथ में जो है बहुत नैरो रोड है, बर्फ, इसलिए टनल बनना जरूरी था। लेकिन जो लैंडस्लाइड हम देख रहे हैं, क्या ये पहली बार हो रहा है, या फिर इस इलाके में, हिमालय के इस टेरेन में लैंडस्लाइड्स बहुत आम है? क्योंकि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मुझे लगता है कि उत्तरकाशी में और जो टिहरी गढ़वाल का इलाका है, बहुत देर से मानसून में यहाँ लैंडस्लाइड शुरू होता है, लेकिन जब शुरू होता है तो बहुत आफत आती है। जी बिल्कुल अमित, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला एरिया है। आपदा की दृष्टि से उत्तरकाशी जिला पिथौरागढ़ और चमोली की तरह अति संवेदनशील है। जगह जगह यहाँ पर जो है लैंडस्लाइड होते हैं। मानसून जैसे ही सक्रिय होता है, हालांकि फर्स्ट में तो नहीं होता, लेकिन बाद में जब एंड पर जो है मानसून आ जाता है तो बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड यहाँ पर होता है। उस दृष्टि से भी काफी ये सुगम हो सकता था। तो ओमकार यही बता रहे थे कि देखिए टेरेन बहुत मुश्किल है। मैंने खुद भी उत्तराखंड के ऑलमोस्ट हर इलाके से मानसून में पिछले 2 सालों से लगातार मानसून जो समय आता है, बारिश आती है, उसकी वजह से जो दिक्कतें होती हैं वो कवर करता आया हूं। तो लगातार लैंडस्लाइड से बड़ा चैलेंज होता है। और अब तुरंत से हम अंकित को से बात करते हैं और उसके बाद यहाँ के एक स्थानीय व्यक्ति हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि जो यहाँ जो लोकल्स हैं उन स्थानीय लोगों के बीच एक नई मान्यता, एक नई बातचीत चल रही है कि एक जो देवता हैं यहाँ के, उनसे जुड़ी हुई एक कहानी है कि क्या कनेक्शन है उसका एक्सीडेंट से, जो लोगों, स्थानीय लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, उसको भी समझेंगे। लेकिन अंकित, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसकी डिटेल्स को हम समझते हैं। आप लगातार पहले दिन से यहाँ पे बने हुए हैं और राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं, आप सोए भी नहीं है कई दिन, देखा है। चैलेंज क्या है इस वक्त? क्योंकि 3 दिन पहले तो ऐसे हालात लग रहे थे कि अब वर्कर्स को निकाल लिया जाएगा किसी भी दिन, किसी भी समय। देखिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा, क्योंकि हर दिन एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही है और होप्स बढ़ रही हैं, और स्वाभाविक सी बात है क्योंकि जो लोग यहाँ नहीं हैं, जो दूर से हमें देख रहे हैं या इन्फॉर्मेशन जिनके पास जा रही है, वो लगातार उम्मीद लगा रहे हैं कि किस तरह से ये ऑपरेशन कंप्लीट होगा। और देखा जाए तो अगर मेरे पीछे ही सिलक्या टनल है और जो इसका फॉर्मेशन है वो इस तरह से है कि यहाँ पे शेयर रॉक्स हैं, जिन पीछे देखा जा सकता है जो थोड़ा सा कटान है उसमें लेयर्स हैं। तो ये शेयर रॉक्स जो है वो काफी सेंसिटिव फॉर्मेशन है, फ्रेजाइल माउंटेन है, और उसके साथ साथ यहाँ से एमसीटी भी गुजरती है जो कि अर्थक्वेक की एक टेक्टोनिक प्लेट है।
तो काफी हम कह सकते हैं कि पहाड़ के अंदर एक पहाड़ है जिसे हमें भेद कर जाना है और अभी उसको मुश्किल जी क्या आ रही है? पिछले कुछ दिनों से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि टेलीस्कोपिक मेथड से ये टनल बन रहा है। पहले आयरन रॉड्स का आना, उसमें कितनी डिफिकल्टी हुई वो समझाएं हमारे दर्शकों को, और इसके साथ साथ जो वो पाइपलाइन ही टूट गई अपने आप में, वो बहुत विषम स्थितियां पैदा की है। उस पर अगर क्विकली दर्शकों को समझा पाए। जी बिल्कुल। देखिए जो ये प्रोसेस है इसमें पहले 900 के पाइप डाले जा रहे थे जो कि 6 मीटर का एक पाइप है और करीब 22 मीटर इसने कवर कर लिया था। 17th को ये पूरा ऑपरेशन सस्पेंड हो गया क्योंकि जो ऑगर ड्रिलिंग मशीन है उसको वाइब्रेशंस हो रहे थे और बार बार पीछे की तरफ पुश हो रहा था। अब इसके बाद ये सवाल उठे कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो टूट रही है क्योंकि अंदर डेब्रीज के जो है वो हमें नहीं पता है कि क्या है, मेटल है, रॉक, बड़े बड़े रॉक फॉर्मेशंस हैं या फिर कोई सॉलिड स्ट्रक्चर है, क्योंकि टनल को बनाने के लिए जो एक नेट का प्रयोग किया जाता है जिसको टनल होल्ड करती है पहाड़ को, वो एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नीचे आके गिर गया और वो कहीं ना कहीं उसको रोक रहा है। तो इसको लेकर कल जीपीआर सेंसनिंग की गई जो कि जियोलॉजिकल पेनिट्रेशन रडार होता है और उसमें अभी तक बताया है 46 मीटर्स तक कवर कर चुके हैं और 5 मीटर आगे और कोई हर्डल नहीं है, ऐसा आधिकारिक बयान आया है भास्कर कुलबे की तरफ से जो कि इस पूरे ऑपरेशंस के इंचार्ज है। तो जी अब हम ये डिटेल्स थोड़ा समझते हैं कि देखिए दो बहुत अहम चीजें अंकित ने बताई कि एक आयरन ऑब्स्टिकल आया जिसकी वजह से बहुत बड़ा चैलेंज आया। इतना बड़ा चैलेंज था, मैं आपको बता दूं कि जब रेस्क्यू एनडीआरएफ के जिन वर्कर्स जवानों को अंदर भेजा गया मैनुअली उसको कट करने के लिए, तो ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। 6 घंटे का समय लगा है वहां पे उस जो हर्डल था, आयरन ऑब्स्टिकल्स थे, उन हर्डल्स को निपटाने के लिए। और उसके बाद जो पाइपलाइन डैमेज हुई, क्योंकि जब ड्रिलिंग मशीन चल रही है तो ट्रेमर्स हो रहे हैं और वो उन ट्रेमर्स से की वजह से ये हमेशा खतरा बना रहता है कि मलबा आकर गिरेगा, और वही हुआ। मलबा गिरा और आगे के 2 मीटर का पाइपलाइन का हिस्सा वो डैमेज हुआ और अब उसको छोटे छोटे चंक्स में काट के हटाया जा रहा है। वो प्रक्रिया खत्म होते ही जो अमेरिकन ऑगर मशीन है उसको अंदर भेजा जाएगा, जो 46 मीटर की दूरी है वहां से फिर काम शुरू होगा। और फिर आप मान के चलिए कि 10 से 14 मीटर का ओवरऑल डिस्टेंस है जो कवर करना है अभी एजेंसीज को। ये डिस्टेंस कवर होने के बाद अमेरिकन ऑगर मशीन को बाहर लाया जाएगा, फिर एनडीआरएफ को ऑपरेशन हैंडओवर किया जाएगा। एनडीआरएफ के जवान इस छोर से दूसरी छोर पे जाएंगे, पूरी तैयारी करेंगे, फिर वर्कर्स को स्ट्रेचर्स पे डाल के बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो अब उम्मीद हम बस यही कर सकते हैं कि जैसा अंकित बता रहे थे 5 मीटर तक कोई हर्डल नहीं है, मेटल ऑब्स्टिकल नहीं है, तो आगे जो 10 से 14 मीटर का पूरा जर्नी है वहां पे भी मेटल ऑब्स्टिकल्स ना हो, ताकि जो ड्रिलिंग का काम है वो अच्छी तरह से किया जा सके। आखिरी में मैं एक जो चैलेंज बचा हुआ है उस पर चर्चा जरूर करूंगा चलते चलते, लेकिन उससे पहले एक स्थानीय व्यक्ति हैं जो यहाँ के मंदिर कमेटी के सचिव भी हैं। आप हमें बताएं कि जो चर्चाएं यहाँ स्थानीय लोगों के अंदर हैं, क्योंकि हमने देखा था जब भी कोई आपदा आती है तो उत्तराखंड में एक कहानी देवताओं से जुड़ी हुई जरूर आती है, देवभूमि से जुड़ी हुई, देवभूमि कहलाती है तो हमेशा कुछ न कुछ उससे जुड़ी हुई आस्थाएं हैं। तो यहाँ पे किस तरह की कहानियां इस वक्त चल रही हैं? क्यों ये कहा जा रहा है कि किसी देवता की नाराजगी की वजह से ये इस तरह की स्थिति पैदा हुई? देखो साहब, उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ के हर क्षेत्र में अलग अलग देवताओं का पूजन होता है। ये जो क्षेत्र है ये बौखनाग का क्षेत्र है। बौखनाग अपर वंश है वासुकी नाग का। ये वासुकी नाग है और उत्तरकाशी जिले के अधिकांश भागों में नागों की पूजा होती है। तो जिस क्षेत्र में है इसमें एक टापू है सब, इस टापू में देवता है। ये स्थानीय लोग यहाँ पे कितने गांव पूजा करते हैं? यहाँ पर वैसे तो सारे गांव में है, लेकिन नागों के भी अलग अलग भाई है। वासुकी नाग है, अनंत नाग है, शेष नाग है, लेकिन ये जो है वासुकी नाग का है और इसके ऊपर मंदिर है। और उस जो वासुकी नाग समिति है उसका मैं सचिव हूँ। वैसे गंगा और यमुना को ये क्यों चर्चा आप लोगों के बीच, स्थानीय लोगों के बीच चल रही है कि बौखनाथ देवता की नाराजगी है संभवतः, उस वजह से आपदा जैसी स्थिति उत्पन्न हुई? देखो साहब, जब ये शुरुआत हुई थी, टनल की शुरुआत हुई थी, तो यहाँ पर जो कंपनी आई थी उन्होंने यहाँ पर जो है सबसे पहले बौखनाग की पूजा की और वहाँ पर ये इन्होंने मंदिर बनाया छोटा सा और ये संकल्प लिया था कि हमारा काम सफल हो। ये काम सफल होने के बाद यहाँ पर हम एक मंदिर बनाएंगे। लेकिन
बीच में इनका उतार चढ़ाव होता रहा, बीच में अलग अलग इनके प्रोजेक्ट मैनेजर आते रहे। वर्तमान में इन्होंने क्या किया कि जो मंदिर था उसको अनदेखी कर दी उसकी, कभी उस मंदिर को इधर रख रहे हैं, कभी इधर रख रहे हैं। इसलिए पूजा पाठ का भी दौर चल रहा है। देखिए अलग अलग मान्यताएं हैं, उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ पे जब भी कोई आपदा होती है तो स्थानीय लोगों को लगता है कि उनकी आस्था से जुड़ी हुई कोई बात हो सकती है। और ये पूरी बातचीत अंकित मुझे लगता है 2013 की जो आपदा आई थी उसके बाद से ही कहीं ना कहीं इस तरह की बातों पे, आपदा जब भी आती है तो अचानक से लोगों का ध्यान आता है कहीं देवताओं से जुड़ा हुआ, किसी आस्था से जुड़ा हुआ। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि जो अब एजेंसीज हैं वो सारी चीजों को साथ लेकर चल रही हैं। ठीक पीछे हमारे बौकनाथ देवता का एक छोटा सा मंदिर बनाया गया, पूजा पाठ होती है, लेकिन साइंस पे पूरा फोकस है। एजेंसीज साइंटिफिक तरीके से इस वक्त काम कर रही हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की तमाम एजेंसीज एक साथ काम कर रही हैं। फॉरेन एक्सपर्ट्स को लाया गया, जियोलॉजिस्ट से संपर्क में हैं ये रेस्क्यू की टीम। एक आखिरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ट्रेमर्स हैं उसका खतरा बना हुआ और यही वजह है कि एयरलिफ्ट किया गया। देर रात जो एक्सपर्ट थे उनको लाया गया, कल सुबह सुबह एयरलिफ्ट करके रुड़की से उनको यहाँ लाया गया। और जो मूवमेंट है चट्टानों की, जब ड्रिलिंग मशीन चलती है तो उसकी वजह से क्या मूवमेंट हो रहा है, क्या असर पड़ रहा है, उस चीज को बहुत बारीकी से नजर उस पर बनाया जा रहा है। और वजह यह है कि डर यह है कि कहीं जो मशीन की मूवमेंट से और मलबा ना गिरे और उस मलबे की वजह से जो पाइपलाइन, रेस्क्यू पाइपलाइन बनाई जा रही है वो डैमेज ना हो। अब इंतजार इस बात का है कि जो आखिरी 10 से 14 मीटर की जर्नी है वो जल्दी से जल्दी रेस्क्यू टनल बनाने का वो पूरा हो जाए और फिर हैंडओवर एनडीआरएफ को किया जाएगा, जहां से फिर तमाम जो 41 वर्कर्स, जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, जिनके परिवार वाले निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि परेशान हैं, वो उनकी जो परेशानी है वो खत्म हो।